प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड साइब्रिड्स, कायिक संकरण व साइब्रिड्स। सबसे पहले कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी दो अलग अलग जातियां या किस्में लेते हैं, है ना। दो डिफरेंट स्पीसीज या वेराइटीज ली जाती हैं और फिर उनके प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर हम पादप कोशिका से या प्लांट सेल से उसकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति को हटा दें तो शेष बची हुई जो कोशिका है वो क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। तो इन दोनों जातियों अथवा किस्मों के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनका संलयन करवाया जाता है, फ्यूजन करवाया जाता है, और इस फ्यूजन से जो हाइब्रिड सेल या संकर कोशिका बनती है उसको संवर्धित करके कृत्रिम माध्यम के ऊपर संकर पौधा विकसित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिड प्लांट हमें ऑब्टेन करना है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोटोप्लास्ट पृथक्करण या प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। दूसरा है प्रोटोप्लास्ट संलयन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तीसरा है संकर कोशिकाओं का वर्ण या सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। और चौथा है संकर कोशिकाओं का संवर्धन या कल्चरिंग ऑफ हाइब्रिड सेल्स। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे प्रोटोप्लास्ट पृथक्करण या प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। तो इसके 2 मेन स्टेप्स या चरण होते हैं। सबसे पहला है पर्ण का निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन ऑफ लीफ, और दूसरा है एंजाइम उपचार या एंजाइम ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर हम लोग करेंगे पर्ण का निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन ऑफ लीफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी पौधे से पत्ती को अलग करते हैं, है ना, प्लांट से लीफ को लेकर, और उसको फिर 70% एथेनॉल में डुबोकर रखते हैं या सबमर्ज करके रखते हैं। कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या करते हैं, अभी इस पर्ण को या इस लीफ को एथेनॉल से निकालकर 20 से 30 मिनट के लिए 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, फिर 20 से 30 मिनट के बाद इस विलयन से इसको निकाल लेते हैं और फिर इस पर्ण को हम लोग 3 मिनट के लिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है या शुद्ध जल होता है उससे वॉश कर लेते हैं या धो लेते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो, मान लीजिए ये हमारे पास एक लीफ या पर्ण है। इसको हमने बीकर के अंदर डाला। इस बीकर में क्या है, 70% एथेनॉल है। 1 मिनट के लिए इस बीकर में इसको डुबोकर रखते हैं। फिर इस पर्ण या लीफ को हम लोग निकालते हैं और एक दूसरे बीकर में डालते हैं, जिस बीकर में सोडियम हाइपोक्लोराइट का विलयन होता है 2%। ठीक है, इसमें कितने टाइम तक रखना है, 20 से 30 मिनट तक हमें इसको डुबोकर रखना है। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, भी 3 मिनट के लिए आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर से इसको वॉश कर लेते हैं या धो लेते हैं, ताकि इसकी सतह के ऊपर, पत्ती की सरफेस के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा या अतिरिक्त रसायन उपस्थित हो तो वो हट जाए या रिमूव हो जाए। दूसरा स्टेप है एंजाइम उपचार या एंजाइम ट्रीटमेंट। तो जो स्टेरलाइज्ड लीफ है या निर्जमित पर्ण है उसको 2 एंजाइमों से उपचारित किया जाता है। 2 एंजाइमों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले पैक्टिनेज से और फिर सेलुलेज एंजाइम से हम लोग ट्रीट करवाते हैं। पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, अभी जो मध्य पटलिका होती है यानी कि जो मिडल लैमेला होता है, मिडल लैमेला क्या करता है, पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। इसका मतलब ये गोंद के समान पादप कोशिकाओं को या प्लांट सेल्स को जोड़ने का काम करता है, ये जो मध्य पटलिका या मिडल लैमेला है। तो जब हम पैक्टिनेज एंजाइम से उपचारित करवाते हैं, ठीक है, तो पत्ती की जो कोशिकाएं हैं उनकी मध्य जो मध्य पटलिका या मिडल लैमेला होता है वो डिग्रेड हो जाता है या विघटित हो जाता है। क्यों विघटित हो जाता है, क्योंकि पैक्टिनेज एंजाइम कैल्शियम पैक्टेट का डाइजेशन या पाचन कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं या लूज हो जाती हैं। दूसरा सेलुलेज एंजाइम, जब हम सेलुलेज एंजाइम से उपचारित करवाते हैं तो ये क्या करता है, अभी कोशिका भित्ति को विघटित कर देता है। अब ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज का पाचन कर देता है, जिससे कोशिका भित्ति का डिग्रेडेशन या विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो हमें सेल या कोशिका प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा
प्रासरणी सांद्रता यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शुगर या शर्करा मिलानी पड़ती है। तो कौन सी शुगर मिलाते हैं अभी? सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल। कितनी मिलाते हैं? 500 से 800 ml प्रति लीटर। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक स्टेरलाइज्ड लीफ है या निर्जमीकृत पर्ण है। इसको हमने सबसे पहले पैक्टिनेज एंजाइम से उपचारित करवाया, तो मिडल लैमेला जो है वो डिग्रेड हो जाता है, विघटित हो जाता है, क्योंकि उसका जो कैल्शियम पैक्टेट है उसका पाचन हो जाता है। उसके बाद सेलुलेज एंजाइम से इसको उपचारित करवाते हैं। तो सेलुलेज एंजाइम क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। तो सेलवॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो इसका मतलब सेलुलोज का क्या हो जाएगा? सेलवॉल का क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन या विघटन हो जाएगा। तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा भी? प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप इसके अंदर आता है प्रोटोप्लास्ट संलयन, या इसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी बोल देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं भी? दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट नमूने जो होते हैं या प्रोटोप्लास्ट सैंपल जो होते हैं, दो डिफरेंट, उनको एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर मिश्रित किया जाता है या मिक्सअप किया जाता है। ठीक है। अब इस मिश्रण के अंदर हम लोग एक विशेष रसायन या स्पेसिफिक केमिकल ऐड करते हैं, जिसको हम लोग फ्यूसोजन कहते हैं। ठीक है। ये फ्यूसोजन क्या करता है? प्रोटोप्लास्ट संलयन को प्रेरित करता है, यानी प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो फ्यूजन है उसको ये इंड्यूस करने का कार्य करता है। इस डायग्राम में देख सकते हो भी, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटोप्लास्ट सैंपल 1 है। दूसरी तरफ हमारे पास प्रोटोप्लास्ट सैंपल 2 है, जिसमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटोप्लास्ट सैंपल 2 है। इन दोनों को हम लोग मिश्रित कर रहे हैं एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो मिक्सचर बन गया। अब इस मिश्रण के अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या? फ्यूसोजन। और फ्यूसोजन के रूप में यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं PEG यानी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है। फ्यूसोजन क्या होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हम फ्यूसोजन मिलाते हैं तो 3 तरह की कोशिकाएं जो है वो हमें प्राप्त होती हैं मिश्रण के अंदर। सबसे पहली ऐसी कोशिकाएं जिसमें दोनों के दोनों जो जातियां हैं या दोनों की दोनों जो किस्में हैं उनके प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे से हाइब्रिडाइज्ड या संकरित हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोकार्योन। और यही हेट्रोकार्योन हमारे काम के होते हैं। दूसरे एक ही जाति या एक ही जो किस्म है उसकी कोशिकाएं आप एक दूसरे से संकरित हो जाएं, है ना, तो ये क्या है? एक तरह का होमोकार्योन है। दूसरी तरफ दूसरी जो जाति होती है उसकी कोशिकाएं आपस में संकरित हो जाएं तो उसको भी क्या बोलेंगे? होमोकार्योन्स। तो होमोकार्योन्स हमारे काम के नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स या कोशिकाएं ऐसी भी होंगी या प्रोटोप्लास्ट ऐसे भी होंगे जो फ्यूज नहीं हुए होंगे, यानी जिनका संलयन नहीं हुआ होगा, इनको बोलेंगे अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट्स। तो अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट्स भी हमारे काम के नहीं होते हैं। तो हमारे काम के क्या है? इसमें से सिर्फ हेट्रोकार्योन्स जो हैं वो भी वही हमारे काम के होते हैं। चलिए फ्यूसोजन की बात कर लेते हैं। तो इसके रूप में निम्न में से किसी भी एक कारक का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। फ्यूसोजन करता क्या है भाई? दो प्रोटोप्लास्ट के मध्य फ्यूजन या संलयन को प्रेरित करने का कार्य करता है या इंड्यूस करता है। ठीक है। तो बहुत सारे कारक हैं जिनको फ्यूसोजन के रूप में यूज किया जा सकता है। सबसे पहला अपने देख ही लिया, PEG पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा, इसके अलावा उच्च pH प्लस कैल्शियम आयंस का भी उपयोग कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पल्स का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसके अंत में हमें 3 प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं या उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं। अभी मैंने बता ही दिया आपको, होमोकार्योन, हेट्रोकार्योन और अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट्स। तो इनमें से जो हेट्रोकार्योन है वो हमारे काम के होते हैं, जबकि होमोकार्योन व अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट्स हमारे काम के नहीं होते। तीसरा स्टेप है संकर कोशिकाओं का वर्ण या सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। तो इसके लिए बहुत सारी मेथड्स या विधियों का उपयोग किया जाता है। तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले विजुअल मार्कर्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग फ्लोरेसेंट डाइज के द्वारा जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनकी स्टेनिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग कल्चर करके उसके बाद रीजनरेशन करवा के और फिर आइडेंटिफिकेशन या उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा रेड एंथोसाइनिन मार्कर एंड ग्रीन प्रोटोप्लास्ट मार्कर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे टोबैको की बात करते हैं उदाहरण के लिए, तो टोबैको की मान लीजिए पत्ती है या लीफ है ना, तो लीफ के अंदर ग्रीन प्रोटोप्लास्ट मार्कर होता है। तो ग्रीन मार्कर कौन सा होगा अभी? क्लोरोफिल। कैरेट की बात कर लेते हैं दूसरी तरफ, तो कैरेट की कोशिकाओं के अंदर रेड एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, तो वो रेड एंथोसाइनिन मार्कर है। तो दोनों में अलग अलग मार्कर हैं।
ठीक है। तो जब हम इनका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो जो भी हाइब्रिड सेल बनेगी उसमें ग्रीन मार्कर यानी क्लोरोफिल और साथ में रेड मार्कर यानी एंथोसाइनिन दोनों के दोनों ही उपस्थित होंगे। तो उन हाइब्रिड सेल्स का हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्शन या वर्ण कर लेंगे। इसके अलावा सेलेक्टिव मार्कर्स का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ग्रेप का अगर सोयाबीन के साथ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण, तो उसमें सिलेक्टिव मार्कर्स का उपयोग जो है वो किया जाता है हाइब्रिड सेल्स या संकर कोशिकाओं के सिलेक्शन या वर्ण के लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप इसके अंदर आता है संकर कोशिकाओं का संवर्धन या कल्चरिंग ऑफ हाइब्रिड सेल्स। तो हमने जो संकर प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं पृथक की हैं या आइसोलेट की हैं, जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट सेल्स, उनको पेट्री डिश के अंदर डालते हैं। और पेट्री डिश में क्या होता है अभी, ठोस एमएस माध्यम है ना, सॉलिड एमएस मीडियम होता है, उसके ऊपर उसको प्लेस करके और संवर्धित करते हैं या कल्चर करते हैं। अब एक टर्म आती है ऑस्मेटिकम। ऑस्मेटिकम क्या होता है अभी, एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रसरण सांद्रता को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। तो ये ऑस्मेटिकम हम लोग किस में मिलाते हैं अभी, जो एंजाइम मिक्सचर होता है ना, एंजाइम मिश्रण, यानी कि हमने इससे पहले जो एंजाइम मिश्रण यूज किए हैं पैक्टिनेज, सेलुलेज, है ना, उसमें भी ऑस्मेटिकम को मिलाया जाता है। इसके अलावा जो संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम होता है, जो हम लोग हाइब्रिड सेल्स की कल्चरिंग के लिए यूज करेंगे, उसमें भी ऑस्मेटिकम को ऐड किया जाता है। जब पृथक्करण व संवर्धन करवाया जाता है, पृथक्करण या आइसोलेशन, किसका आइसोलेशन है अभी, जो प्रोटोप्लास्ट है उसका आइसोलेशन, और संवर्धन किसका भी, हाइब्रिड सेल्स का या जो संकर कोशिकाएं हैं उनका संवर्धन करवाया जाता है। तो उस दौरान प्रोटोप्लास्ट को प्रसरणी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको ऑस्मोटिक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सेल वॉल तो होती नहीं है ना, क्योंकि अभी तक कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ होता है ना। प्रोटोप्लास्ट है मान लीजिए, तो उसमें कोशिका भित्ति तो है ही नहीं, सेल वॉल तो है ही नहीं। सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब अगर वाटर कोशिकाओं के अंदर कंटिन्यूअसली एंटर करता रहे तो इन कोशिकाओं के या इन सेल्स के फटने के चांस रहते हैं। तो अगर कोशिका फट गई तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है या प्रयोग है वो फेल हो जाएगा। ऐसा होने नहीं देना है, तो इसलिए हम लोग क्या ऐड कर देते हैं अभी, ऑस्मेटिकम मिला देते हैं उस विलेन या सॉल्यूशन के अंदर। तो ऑस्मेटिकम के रूप में बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। ज़्यादातर शुगर्स यूज़ की जाती हैं। तो कौन कौन सी शुगर्स हैं या शर्कराएं हैं, जिसमें सॉर्बिटॉल का उपयोग कर सकते हैं, मैनिटॉल, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो इन चारों में से कोई भी एक शुगर या शर्करा जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं ऑस्मेटिकम के रूप में। चलिए, उसके बाद फिर पेट्री डिश जो होती है, यानी जो कल्चर हम लोग इसमें करवा रहे हैं संवर्धन पेट्री डिश के अंदर, तो पेट्री डिश को हम लोग ढक्कन के द्वारा ढक देते हैं, है ना, अच्छी तरह से। और फिर पैराफिन वैक्स का उपयोग करके हम लोग उसको सील कर देते हैं। सील क्यों करते हैं भी, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वहाँ तक हमें कल्चर को लेके जाना पड़ता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, जो माध्यम के अंदर वाटर या जल होता है, ठीक है, उसका इवेपोरेशन हो सकता है, उसका वाष्पीकरण हो सकता है, जिससे माध्यम क्या हो सकता है, शुष्क या ड्राई हो सकता है। तो अगर मीडियम ड्राई हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्री डिश को ढक्कन के द्वारा ढककर और पैराफिन वैक्स से सील कर दिया जाता है। अब क्या करते हैं भाई, पेट्री डिश जो होती है इसको हम लोग इंक्यूबेटर में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन के लिए या उष्मायन के लिए हम लोग इंक्यूबेटर में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं अभी, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। और प्रकाश की तीव्रता, जो लाइट इंटेंसिटी है वो कितनी रखनी है, 2300 लक्स या 2300 लक्स जो है वो इंटेंसिटी या तीव्रता रखनी है लाइट की। कुछ घंटों के पश्चात क्या होगा अभी, आफ्टर द सम हावर्स, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है या कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो शुरू हो जाता है। 2 से 7 दिनों के पश्चात, यानी आफ्टर द 2 to 7 डेज, जो फर्स्ट सेल डिवीजन है वो होता है, यानी पहला कोशिका विभाजन जो है वो होता है। 2 से 3 सप्ताहों के पश्चात, आफ्टर 2 to 3 वीक्स, ठीक है, बहुकोशिकीय समूह बन जाते हैं, यानी मल्टी सेलुलर जो ग्रुप्स हैं सेल्स के वो बन जाते हैं। तो 2 से 7 दिन के पश्चात पहला कोशिका विभाजन हुआ, उसके बाद फिर कोशिका विभाजन लगातार कंटिन्यूअसली होता रहता है, और फिर 2 से 3 सप्ताहों के पश्चात जाकर बहुत सारी सेल्स का एक समूह बन जाता है, बहुकोशिकीय समूह या मल्टी सेलुलर ग्रुप बन जाता है, जिसमें कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति या सेल वॉल उपस्थित होती है।
तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास लिक्विड कल्चर है या द्रव माध्यम है, जिसमें 1 से 2% शुगर जो है वो हमने ऐड की हुई है ऑस्मेटिकम के रूप में। तो इसके अंदर हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो उपस्थित हैं। अब हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हम लोग इस लिक्विड कल्चर में से 2 ml निकालते हैं और 2 ml को हम लोग कहाँ पे डालते हैं भाई, एक पेट्री डिश में डालते हैं, जिसमें हम लोग पहले से ही MS मीडियम या MS माध्यम डाल चुके हैं। तो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को प्लेस कर देते हैं, फिर इसको कवर कर दिया जाता है इसके ढक्कन के द्वारा, और फिर पैराफिन वैक्स से इसको सील कर देते हैं ताकि इसकी ड्राइंग या इसका शुष्कन जो है वो ना हो। ठीक है, अब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है कहाँ पर, इनक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, उष्मायन के लिए या इंक्यूबेशन के लिए, जहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा जाता है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रकाश की तीव्रता है या इंटेंसिटी है वो कितनी रखी जाती है 2300 लक्स या 2300 लक्स। कुछ घंटों के पश्चात क्या होता है अभी, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है यानी कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो शुरू हो जाता है। आफ्टर 2 to 7 डेज, 2 से 7 दिनों के पश्चात जो पहला कोशिका विभाजन है या फर्स्ट सेल डिवीजन है वो होता है, और उसके बाद फिर लगातार कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होते रहते हैं, और 2 से 3 वीक्स के पश्चात आफ्टर द 2 to 3 वीक्स बहुकोशिकीय समूह बन जाता है, यानी मल्टी सेलुलर ग्रुप बन जाता है कोशिकाओं का। अगर ये जो कोशिकीय समूह है ना, ये जो सेलुलर ग्रुप्स हैं, इनको ऑस्मेटिकम रहित माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ऑस्मेटिकम रहित माध्यम यानी एक ऐसा मीडियम या माध्यम लेते हैं जिसमें ऑस्मेटिकम नहीं मिलाया हुआ, कोई भी शुगर या शर्करा नहीं मिलाई हुई। तो उस माध्यम में जब हम इन कोशिकीय समूहों को मिलाते हैं तो कैलस या भ्रूण का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, या तो कैलस बनेगा या फिर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अधिक विभेदन से अंग जनन होता है, इसमें और ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगा इस भ्रूण के अंदर या कैलस के अंदर, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग का जो निर्माण है, जैसे रूट सिस्टम का फॉर्मेशन है, शूट सिस्टम जो है, लीफ स्टेम है उसका, है ना, उसका निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा, और फाइनली संकर पौधा या जो हाइब्रिड प्लांट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट में हम लोग करेंगे संकरों के प्रकार या टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स। तो जो सेलुलर हाइब्रिड्स हैं या कोशिकीय संकर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इनके नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको सममित संकर या सिमेट्रिक हाइब्रिड्स, दूसरे हैं असममित संकर या एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स, और तीसरे हैं साइब्रिड्स। सबसे पहले सममित संकर या सिमेट्रिक हाइब्रिड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो संकर कोशिका या हाइब्रिड सेल है जब वो समसूत्री विभाजन करती है यानी कि माइटोटिक डिविजन्स जब वो करती है, तो उस दौरान दोनों जातियों के, अगर दोनों स्पीसीज जो होती हैं उनके जीनोम कोशिकाओं में बने रहते हैं या सेल्स के अंदर वो बने रहते हैं, तो इस प्रकार से जो विकसित पौधा होगा या इस प्रकार से जो डेवलप्ड प्लांट होगा उसको सममित संकर या सिमेट्रिक हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पोमैटो है, पोटैटो का क्रॉस हम लोग करवाते हैं किसके साथ, टोमेटो के साथ, है ना, आलू का टमाटर के साथ क्रॉस करवाते हैं तो पोमैटो बनता है। तो ये किसका उदाहरण है, सिमेट्रिक हाइब्रिड या सममित संकर का उदाहरण है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये हमारे पास 2 प्रोटोप्लास्ट हैं, प्रोटोप्लास्ट सेल्स या कोशिकाएं हैं, इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया तो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया। ठीक है, संकर प्रोटोप्लास्ट बन गया। इस संकर प्रोटोप्लास्ट का हमने संवर्धन या कल्चर करवाया कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, तो क्या बनेगा, भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। इस एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह की कोशिकाएं होंगी। एक तो ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनमें एक जो एक जाति है या एक स्पीसीज है उसका जीनोम होगा, और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जिसमें दूसरी जाति का जीनोम होगा। ठीक है, तो ये भ्रूण जो है वो आगे परिवर्तित होता है, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन होगा, और ये संकर या हाइब्रिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह का जो संकर है वो क्या कहलाता है, सममित संकर या सिमेट्रिक हाइब्रिड। दूसरा है असममित संकर या एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स। तो इसमें क्या होता है, जब संकर कोशिका या हाइब्रिड सेल जो है जब वो मायोटिक डिविजन्स करती है या समसूत्री विभाजन करती है, तो उस दौरान यदि एक जाति का जीनोम जो है वो कोशिकाओं से विलुप्त हो जाए, है ना, किसी एक स्पीसीज का जो जीनोम होता है वो सेल से डिजेनरेट हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बचता किसका है, दूसरी जाति का जीनोम ही केवल बचता है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो या भ्रूण बनेगा, भ्रूण से पौधा विकसित होगा। तो इस प्रकार से जो पौधा विकसित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असममित संकर या एसिमेट्रिक हाइब्रिड। उदाहरण की बात करें
एग्जाम्पल के लिए, तो अगर हम टोबैको या तंबाकू का क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, कैरेट या गाजर के साथ, तो एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स या असममित संकर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक हाइब्रिड या असममित संकर। तो डायग्राम में देख सकते हो भी ये दो अलग अलग जातियों के कोशिकाएं हैं या प्रोटोप्लास्ट हैं, क्रॉस करवाया, संकर प्रोटोप्लास्ट या हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना। तो इसके बाद जब ये माइटोटिक डिवीजन समसूत्रीय विभाजन करेगा संवर्धन के दौरान या कल्चर के दौरान, तो एक जाति का जीनोम यानी जीनोम 1 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो भ्रूण जो बनेगा उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनमें केवल एक ही जाति का जीनोम जो है वो उपस्थित होगा। इस भ्रूण का फिर आगे अंग जनन या ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, तो इससे हाइब्रिड या संकर पौधा विकसित हो जाएगा। और इस प्रकार का संकर या हाइब्रिड क्या कहलाता है, असममित संकर या एसिमेट्रिक हाइब्रिड। तीसरा है साइब्रिड्स। तो साइब्रिड्स क्या होते हैं अभी, इसमें कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, लेकिन इसमें एक जो जाति होती है या एक जो स्पीसीज होती है उससे तो केंद्रक व कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों आते हैं, जबकि जो दूसरी जाति होती है या दूसरी स्पीसीज होती है उससे केवल और केवल कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म ही आता है, दूसरी जाति से केंद्रक नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य जो है, दो जातियों के जो कोशिका द्रव्य हैं उनका आपस में संलयन या फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, साइब्रिड बोल देते हैं। तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं अभी। तो आप देख सकते हो भी ये एक जाति की कोशिका है या प्रोटोप्लास्ट है जिसके अंदर केंद्रक भी उपस्थित है और कोशिका द्रव्य भी उपस्थित है। दूसरी तरफ दूसरी जाति की कोशिका या प्रोटोप्लास्ट है जिसमें केवल कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं है। इन दोनों का हमने क्या करवाया अभी, फ्यूजन करवाया, संलयन करवाया। तो संलयन से जो जाइगोट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, और ये साइब्रिड जो है वो आगे चलकर माइटोटिक डिविजन्स या समसूत्री विभाजन करता है और एक प्लांटलेट या पौधा बना लेता है जिसको साइब्रिड के नाम से जाना जाता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।